चैप्टर का नेम है एटम एंड मॉलिक्यूल। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, वो कह रहा है एंशिएंट ग्रीक, इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। जो पुराने इंडियन और ग्रीक फिलोसफर थे वो परेशान रहते थे किसको लेकर, ठीक है, अननोन और अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर को लेकर। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी का मतलब है किसी चीज को हम तोड़ते जाए। तो सबसे पहले 500 बीसी में एक इंडियन फिलोसफर हुआ करते थे, इंडियन दार्शनिक हुआ करते थे, जिनका नाम था महर्षि कनड। महर्षि कनड ने एक थ्योरम दी, एक बात कही। उन्होंने कहा कि इफ वी गो डिवाइडिंग द मैटर, यदि हम मैटर के, पदार्थ के छोटे छोटे कण करते चले जाएं, तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि उस स्टेज के बाद इन पदार्थों को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होगा, और इन कणों को उन्होंने नाम दिया परमाणु। एक और तो इसके बाद अगर हमने क्या देखा कि भाई, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, अनदर इंडियन फिलोसफर पकुदा कटियामा इलेबोरेटेड दिस डॉक्ट्रिन। एक और इंडियन फिलोसफर थे पकुदा कटियामा, उन्होंने इस डॉक्ट्रिन को और ज्यादा इलेबोरेट करा, और ज्यादा एक्सप्लेन करा, और उन्होंने कहा कि भाई ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे परमाणु है ना, दूसरी चीज के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, कंबाइन हो जाते हैं, और कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, मैटर बना लेते हैं। अराउंड द सेम एरा, इसी टाइम पर एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस सजेस्टेड दैट, उन्होंने सजेस्ट करा, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग अ मैटर, अगर हम किसी एक मैटर को हम डिवाइड करते रहे, आ स्टेज विल कम, एक वो स्टेज आ जाएगी, पार्टिकल ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, कि जो पार्टिकल है, जो पदार्थ है, वो आगे डिवाइड नहीं होंगे। डेमोक्रिटस called these individual particle or the particle obtained cannot be divided further. Democritus called these individual particle as atom. डेमोक्रिटस ने क्या कहा, उन्होंने बोला इन इंडिविजुअल पार्टिकल, यानी कि ऐसे पार्टिकल जिनको आप क्या नहीं कर पा रहे हो, जिनको आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, उन्होंने इसका क्या नाम दिया, उन्होंने इसका नाम एटम दिया। बाय द एंड ऑफ 18th century, 18वीं शताब्दी के अंत तक साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो आगे चलकर एलिमेंट और कंपाउंड के बीच का अंतर पता चल गया, ठीक है, एंड नेचुरली बिकम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग। और जब ये पता चला तो और बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो भी ये समझने लगे कि भाई एलिमेंट कैसे बनते हैं। तो यहीं पर एक थ्योरम आती है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की जो ये थ्योरम थी वो एंटोनियो एल लैवेसियर ने दी थी। एंटोनियो एल लैवेसियर ने एक थ्योरम दी थी जिसको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 2 पॉइंट बोले, दी तो ये लैवेसियर ने थी, इनके एक और साथी थे दिव्या, जिनका नाम था जोसेफ एल प्रॉस्ट, और जोसेफ एल प्रॉस्ट ने थ्योरम को एक्सप्लेन करा था। उन्होंने 2 पॉइंट इसमें कहे थे। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखो दिव्या यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed इन अ केमिकल रिएक्शन। जो मास है ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता और ना ही उसको डेस्ट्रॉयड किया जा सकता एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है।
एक केमिकल रिएक्शन के अंदर मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हमने 1 ग्राम पानी और 8 ग्राम नमक मिलाया तो जो दोनों मिलके बनेगा दिव्या वो कितना ग्राम बनेगा? 9 ग्राम भैया। हाँ 9 ग्राम। इसी को क्या कहा गया? इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा गया कि मास ना तो क्रिएट हो सकता और ना मास डिस्ट्रॉय हो सकता। इसके बाद अगर हम बात करें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या भैया कहता है? क्रिएट क्यों नहीं होएगा भैया? हाँ नया भैया नया कुछ भी क्रिएट नहीं क्यों? बना ना, नया कुछ भी नहीं बना ना। देखो 1 ग्राम वो 8 ग्राम वो टोटल 9 ग्राम हो गया, ठीक है? तो 9 ग्राम था 9 ही ग्राम रहा, ठीक है ना? हाँ अब बात ओके करें हम भैया। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि लेवोजर अलोंग विद अदर साइंटिस्ट नोटेड दैट मैनी कंपाउंड वर कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट एंड ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। वो ये कहता है कि भाई जो एलिमेंट एलिमेंट है ना, 2 एलिमेंट को अगर आप मिला दोगे तो एक कंपाउंड बन जाएगा। जैसे अगर आपने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिलाओगे तो पानी बनेगा, बनेगा। वो ये हाँ कह जी रहा भैया। है कि जो जो कंपाउंड है वो 2 एलिमेंट को मिलाने से बनते हैं और जब ये 2 एलिमेंट मिलेंगे ना और मिलकर नया कंपाउंड बनाएंगे वो हमेशा सेम रेशियो में रहेंगे। किसमें रहेंगे? हमेशा सेम रेशियो में रहेंगे। जैसे अगर आप कहीं का भी पानी उठा लो, कहीं का भी पानी उठा लो, उसका जो रेशियो होगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होगा। 1 ग्राम उसमें हाइड्रोजन होगी और 8 ग्राम उसमें ऑक्सीजन होगी। ऐसे ही अगर आप क्या ले लेते हो? अमोनिया ले लेते हो, ठीक है? जो हमेशा क्या होती है, अमोनिया के अंदर अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनता है और इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा 14:3 में रहती है। किसमें रहती है? 14:3 में, रेशियो। ठीक है? भैया अमोनिया कंपाउंड है ना? हाँ अमोनिया कंपाउंड है जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है और इसमें जो इनका जो रेशियो है वो 14:3 रहता है, ठीक है? अब वो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखो इसकी डेफिनेशन लिखी है, इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास। वो ये कह रहा है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा फिक्स रेशियो यानी कि निश्चित अनुपात में ही रहते हैं, वो कम ज्यादा नहीं होते, ठीक है? आगे चलकर भैया एक ब्रिटिश केमिस्ट थे जॉन डॉल्टन, ठीक है? जॉन डॉल्टन ने इसको एक थ्योरेटिकल बोलो, आवाज कट रही है। आपको बस से बोलना लगी। बोलो। अभी अगर हम बात करें यहाँ पर जॉन डेल्टन ने एक थ्योरम दी थी, एक थ्योरी दी थी जिसको एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है। उस एटॉमिक थ्योरी के अंदर इन्होंने कुछ पॉइंट बताए, ठीक है? उसमें पहला पॉइंट क्या था? एक तो यहाँ से ना ये ईयर याद कर लेना, ठीक है? कब दी थी इन्होंने एटॉमिक थ्योरी? इन्होंने 1808 में दी 1766 थी, में। ठीक है? नहीं 1808 में इन्होंने थ्योरम दी थी। इनका जन्म हुआ था 1766 में, ठीक है? अब अगर हम यहाँ पर बात करें इनकी एटॉमिक थ्योरी के बारे में तो इन्होंने पहला पॉइंट बोला था कि
एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनते हैं जिन्हें एटम कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, यानी कि उनके आप आगे टुकड़े नहीं कर सकते। तो पहली बात तो ये सारे मैटर छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बने हैं। दूसरी चीज ये कि जो ये एटम है ये इंडिविजुअल है, इनको ना तो आप क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। तीसरा, जो एटम है, ठीक है, ये आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तीसरा, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। जो डिफरेंट एलिमेंट यानी कि जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, इनका जो हर किसी का जो मासेस रहेगा और केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी वो क्या रहेगी, अलग 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 रहेगी। फिर इसके बाद एटम जो है वो किसी एक निश्चित रेशियो में मिलकर क्या बना लेंगे, कंपाउंड बना लेंगे। जो मैंने आपको बताया था, जैसे पानी है तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, जिनका रेशियो हमेशा 1:8 ही रहेगा। 8 रहते। रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर देखो एक एग्जांपल भैया दिखा रहा है। यस, भैया भैया हाँ जैसे जी, ये एटम है, ये एटम लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाते हैं या नॉन लिविंग में? भाई एटम होता है किसी भी चीज का सबसे छोटा टुकड़ा, ठीक है, ओके। जैसे हमारे बॉडी के अंदर सबसे छोटी चीज सेल है, सेल होती है। ठीक है। हाँ जी ऐसे भैया। ही किसी भी एलिमेंट के सबसे छोटे टुकड़े को एटम है, ठीक है। ठीक है भैया। आपके चारों तरफ जो भी कुछ है वो सब ना एटम से ही मिलके बना है, कणों से ही मिलके बना, ठीक है। तो भैया अब यहाँ एक ब्लू क्वेश्चन कह रहा है, एक रिएक्शन है जिसमें 5.3 ग्राम का सोडियम कार्बोनेट है, जिसमें 6 ग्राम एसिटिक एसिड मिलाया और जो बना उसमें 2.2 ग्राम की कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.9 ग्राम की वाटर है और 8.2 ग्राम की सोडियम एसिटेट है, ठीक है। अब वो कह रहा है so that these observation are in arrangement with law of conservation of mass। तो भाई यहाँ पर क्या करना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर है। अब जब बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनका रेशियो है 1:8। रेशियो 8। अब इसको रिएक्ट कराया गया और हटाओ। अब आप ये देखो हाइड्रोजन कितने गुना है इससे, 3 गुना है ना। हाँ जी। बोलो, हाइड्रोजन 3 गुना हाँ है भैया। तो ऑक्सीजन भी 3 गुना हो जाएगी। तो 8 इंटू 3 कितना बन जाएगा, 24, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो जॉन डाल्टन की कौन सी थ्योरी किसको दिखाती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिखाती है। तो मैं एक बार और बता देता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता था मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डेस्ट्रॉयड। मास ना तो क्रिएट हो सकता और मास ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता। डिस्ट्रॉय हो सकता। चौथा पॉइंट कह रहा है डेफिनाइट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करो। डेफिनाइट प्रोपोर्शन ये कहता है कि जो एक एलिमेंट के अंदर, ठीक है, हाँ, जो किसी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा फिक्स रेशियो में रहते हैं। अब बात करें यहाँ पर एटम की, ठीक है। हैव यू ऑब्जर्व्ड अ मैसन बिल्डिंग वॉल। अब इसने एक एग्जांपल के द्वारा समझाया है, जैसे अगर मकान बन रहा है और मकान के अंदर एक कमरा है, कमरे के अंदर ईंट है, जिस प्रकार उस मकान के लिए ईंट है ना, ऐसे ही क्या है आपका एटम। देखो क्या लाइन लिखी है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर आर एटम,
जो भी चीज, जो भी मैटर है, उसके सबसे छोटे हिस्से को हम क्या कहते हैं? एटम एटम। कहते हैं। अब जो यहाँ वाली जो लाइन है, ये पैराग्राफ है, वो ये पैराग्राफ ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि एटम का साइज क्या है, और एटम का साइज, एटम का साइज क्या होता है? बहुत ही छोटा छोटा होता होता है। है। ठीक है, एटम का साइज क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। जैसे यहाँ पर इसने दे रखा है, और देखो यहाँ पर ना उसने यूनिट भी दिखा रखी है। यहाँ पर क्या होता है, उसने ना यूनिट भी यहाँ पर दिखा रखी है। ठीक है, क्यों छेड़ रही है उसको? क्या मेरे को देखो। से जाएगा वो देखो। अब यहाँ पर देखो, अब हुआ क्या, उसके बाद यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेगा, उन पहले साइंटिस्ट का नाम बताओ जिन्होंने एलिमेंट को स्टडी करने के लिए, एलिमेंट को अच्छे से समझने के लिए क्या दिया? एलिमेंट को सिंबल दिए। ठीक है, सिंबल का मतलब उन्होंने ना प्रतीक दी कि भाई इन सिंबल के द्वारा आप क्या कर लो, इनको देख लो। तो जॉन डाल्टन सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा? ठीक है, जिन्होंने, ठीक है, इस चीज को किया। जैसे हाइड्रोजन के लिए उन्होंने ये सिंबल दिया, फॉस्फोरस के लिए ये दिया, कॉपर के लिए ये दिया, गोल्ड के लिए, कार्बन के लिए, सल्फर, लेड, मर्क्यूरी वगैरह, इनके लिए क्या दिए? सिंबल दिए। अगर हम बात करें यहां से आगे, भैया ये सारे कंपाउंड है ना? ये सारे एलिमेंट है। दो हाँ एलिमेंट जब मिल जाते हैं ना, तब कंपाउंड बन जाता है। ठीक है भैया। अब यहाँ इस वाले पैराग्राफ में क्या है? एक संस्था है, ठीक है, जो आपके एक्ट पेपर में आती है, IUPAC। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। यानी कि एक ये अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो क्या करती है, जितने भी आपके ये अणु हैं, परमाणु हैं, इनको ना वो क्या देती है? नेमिंग देती है, नाम देती है। ठीक है, जैसे कि भाई इसका नाम हाइड्रोजन होगा, इसका नाम, ठीक है, इसका नाम क्या होगा कि भाई इसका नाम ऑक्सीजन होगा। साथ ही साथ उनके सिंबल बताती है, इसके अलावा उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बताती है, रासायनिक गुणधर्म बताती है कैसे है। ठीक है, उनका एटॉमिक नंबर यानी कि अणु क्रमांक बताती है, मास नंबर बताती है। ठीक है, ये सारे काम किसके हैं? IUPAC के हैं। अब जब IUPAC ने नाम देना शुरू करा, तो उसने कैसे नाम दिया? ठीक है, किस आधार पर नाम दिए? तो यहां पर कुछ चीजें दे रखी है। जैसे कॉपर सबसे पहले सिप्रस नाम के देश में मिला था। ठीक है, अब जब कॉपर सबसे पहले सिप्रस नाम के देश में मिला था, इसलिए कॉपर का नाम सिप्रस के नाम पर पड़ गया, कॉपर। ठीक है, ओके भैया। ऐसे ही जो गोल्ड है, गोल्ड, ठीक है, तो जो गोल्ड है ये निकला है इसके ओरिजिनल कलर येलो से। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर जो है, ठीक है, ये जो गोल्ड है इसका येलोइश कलर की वजह से इसका ये नाम पड़ा। ठीक है, ऐसे ही कुछ ऐसे हैं जो लेटिन भाषा के वर्ड थे, और वहां से क्या करें, हमने इनको इसके अंदर लिख लिया। ठीक है, ओके भैया। जैसे यहाँ पर एक दो नाम दे रखे हैं। ठीक है, जैसे आयरन है, आयरन को हमने फेरस की वजह से Fe लिखा। सोडियम है, सोडियम को नाइट्रियम की वजह से, क्योंकि इनके लेटिन नेम है ये, तो जो लेटिन नेम है इसका वो है आपका नाइट्रियम, तो वहां से हो गया Na। ऐसे ही पोटेशियम, पोटेशियम का लेटिन नेम है कैलियम, और कैलियम से हो गया आपका आपका के। तो ये कुछ यहाँ पर नेम है, जैसे ये आपने याद रखने हैं। एल्यूमिनियम का Al है,
आर्गन का AR है, बैरियम का BA है, बोरोन का B है, ब्रोमाइन का BR है, कैल्शियम का CA है, कार्बन का C है, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, कॉपर का Cu, फ्लोरीन का F, गोल्ड का AU, इसके अलावा हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, लेड का Pb, मैग्नीशियम का Mg, नियोन का Ne, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, सिल्वर का Ag, सोडियम का Na, सल्फर का S, यूरेनियम का U और जिंक का Zn। ठीक है। अब यहां पर एक टर्म है एटॉमिक मास। देखो भाई, सबसे छोटी चीज क्या? एटम। ठीक है। एटम। और किसी भी एलिमेंट के एक एटम यानी कि एक अणु का जितना भार होता है, द मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का जितना वजन होता है उसे एटॉमिक मास के एटॉमिक नाम मास से कहते हैं। जाना, हाँ, उसे एटॉमिक मास कहते हैं। अगर हम यहाँ इस एटॉमिक मास की बात करें तो सबसे पहले जो इसकी यूनिट थी वो इसकी यूनिट थी AMU। सबसे पहले क्या करते थे हम, किसी भी चीज की अगर एटॉमिक मास लिखते थे तो हम लिखा करते थे AMU। आगे चलकर हमने क्या करा, आगे चलकर दिव्या अपनी साइड से म्यूट कर लो। आगे चलकर हमने क्या करा, AMU ना रखकर हमने इसको सिर्फ U रखा, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। तो अगर आपसे एटॉमिक मास की यूनिट पूछे तो आपने कहना है U। क्या कहना है? क्या कहना है एटॉमिक मास की यूनिट को? भैया यू कहना है। हाँ ठीक है। आंसर देने के बाद अपना ना म्यूट कर देना, जब मैं आंसर बोलूंगा तब खोल देना। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो अभी क्या है, जो एटॉमिक मास यूनिट जो हम नापते हैं वो कार्बन से कंपेयर करके नापते हैं। ठीक है। लेकिन 1961 तक हम इसको ऑक्सीजन से कंपेयर करके नापते थे। ठीक है। तो आज के एटॉमिक मास जो यूनिट है, अगर आपसे पूछे किस एलिमेंट के कंपेयर में नापी जाती है, तो आज तो नापी जाती है किसके कंपेयर में? कार्बन के कंपेयर में। पहले किसके कंपेयर में नापी जाती थी? पहले ये नापी जाती थी एक्सिट हो गए हैं, भैया को मैसेज कर दो।
अब अगर हम यहाँ पर बात करें, दिव्या आपको आवाज आ रही है? हाँ जी भैया। ठीक है। अब बात आती है हाउ डू एटम एग्जिस्ट, ये एटम कैसे रहते हैं। ठीक है, तो जो एटम है ना वो कभी भी अकेले नहीं रहते। ठीक है, एटम क्या है, कभी भी अकेले नहीं रहते हैं। तो जो एटम है, एटम से मिलके बन जाता है मॉलिक्यूल, एटम से मिलके बन जाता है मॉलिक्यूल, और जब मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल के मिलने से बन जाता है एलिमेंट, और जब एलिमेंट, एलिमेंट मिल जाते हैं तो एलिमेंट के मिलने से बन जाता है कंपाउंड। कंपाउंड, तो ये ऐसे चलता है, एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एलिमेंट, और एलिमेंट से कंपाउंड। ठीक कंपाउंड। है, अब आगे अब बात करें हम मॉलिक्यूल की, क्या होता है अ मॉलिक्यूल इज इन अ जर्नल अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम दैट आर केमिकली बाउंडेड टुगेदर। तो भाई मॉलिक्यूल क्या है, जब बहुत सारे एटम आपस में मिल जाते हैं तो वो मिलकर बना लेते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, व्हेन एटम्स कंबाइन टू ईच अदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, अ मॉलिक्यूल्स कैन बी डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स जो है ना वो क्या कर लेता है, वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है। सबसे छोटी चीज तो एटम होती है, लेकिन जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, वो अकेले नहीं रह सकते। ठीक है, जबकि मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मॉलिक्यूल अकेले रह सकते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल क्यों नहीं रहते? मॉलिक्यूल ना, ठीक है, वो कह रहा है मॉलिक्यूल रह सकता है इंडिपेंडेंट स्टेज में, लेकिन एटम नहीं रह सकते क्योंकि एटम दूसरे से जाके मिल जाएंगे। ठीक है, ओके भैया। अगर हम यहाँ पर बात करें मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट है ना ये मोनो एटॉमिक भी हो सकते हैं। मोनो एटॉमिक का मतलब है कि भाई जैसे ये देखो, आर्गन और हीलियम दोनों मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक का मतलब इन दोनों के एक एक एटम ही साथ में रहते हैं। ठीक है, इन दोनों के एक एक एटम ही क्या रहते हैं साथ में। दूसरे हैं डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का मतलब है इनके दो एटम साथ में मिल जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, इनके दो दो एटम साथ में मिल जाते हैं। ठीक है, तीसरे हैं टेट्रा एटॉमिक, जैसे कि फॉस्फोरस, इनके क्या है, तीन जो आपके एटम है वो साथ में मिलकर रहते हैं। तो जिनका एक एटम साथ में रहे, यानी कि जिनके मॉलिक्यूल्स के अंदर एक ही एटम हो वो मोनो एटॉमिक, जिनके पास जिनके मॉलिक्यूल में दो एटम हो वो डाई एटॉमिक, और जिनके मॉलिक्यूल में तीन एटम हो वो टेट्रा एटॉमिक, और जिनमें तीन से ज्यादा हो उनको हम पॉली एटॉमिक कहने लगता है। ठीक है, भैया फॉस्फोरस 3 एटम से मिलके बना है? तीन नहीं, इसके इसके एक मॉलिक्यूल में तीन एटम होते हैं। ओके भैया। ठीक है, अगर हम बात करें कंपाउंड की, तो देखो भाई एटम, एटम से मिलके बने मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के मिलने से बने कंपाउंड। ठीक है, तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट join together in a definite proportion to form molecule। ठीक है, तो भाई क्या हो जाते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के आयन किसी एक निश्चित रेशियो में आपस में मिल जाते हैं, और जिससे क्या बना लेते हैं, वो कंपाउंड बना लेते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा था। जैसे पानी है, हाँ पानी हमारा एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और ये किस रेशियो में है, ये 1:8 में है। ठीक है,
अब बात करें आयंस की। आयंस क्या होते हैं? जो कंपाउंड पे चार्ज होता है, जैसे ये कंपाउंड है, कंपाउंड, इस कंपाउंड के ऊपर चार्ज होता है। ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और ये चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड के आयंस पर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे बोलते हैं हम कैटायन, और अगर नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर हो तो वो कहलाता है एनायन। पॉजिटिव चार्ज हो तो कैटायन, नेगेटिव चार्ज हो तो अनायन। और किसी भी कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज हो उसे हम आयंस के नाम से जानते हैं। इट मे बी कैटायन, इट मे बी एनायन। पॉजिटिव चार्ज कैटायन, नेगेटिवली चार्ज एनायन। ओके, ओके भैया। अब यहाँ पर कुछ ये चीजें देख लो और यहाँ से समझ लो कौन कौन से कैटायन है और कौन कौन से एनायन है। तो जिन पे प्लस लगा है वो कैटायन, जिन पे नेगेटिव लगा है, माइनस लगा है, वो आपके एनायन। ठीक है, ओके भैया। तो यहाँ से आगे हम फिर कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके भैया। चलो। भैया नमस्ते।